6 मार्च 2020 की बात है। वारंगल के रेलवे स्टेशन पर आम दिनों जैसी चहल पहल थी। ट्रेन आई तो एक जोड़ा उसमें सवार हो गया। दोनों पश्चिम बंगाल जा रहे थे। महिला अपने पति को अपने माँ बाप से मिलवाने ले जा रही थी। उनके राजी होने पर दोनों का निकाह होना था। ट्रेन में बैठने के थोड़ी ही देर बाद पुरुष ने महिला से पूछा कि क्या उसे प्यास लगी है। जवाब का इंतजार किए बिना वह लपक कर छाछ का गिलास ले आया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन अगले ही दिन वह व्यक्ति वारंगल लौट आया, अकेला। कुछ ही दिनों बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग घरों में दुबक गए, सड़कें सूनी हो गईं। वारंगल के गोरीगुंटा गांव में झूठ के बोरे बनाने वाली साई दत्ता ट्रेडर्स के शटर भी डाउन हो गए थे। 21 मई को उसके मालिक जय भास्कर ने एक ऑटो ड्राइवर को कहा कि वह कारखाने पर जाए और वहां गोदाम से बोरे लेकर एक कस्टमर के यहां पहुंचा दे। भास्कर ने ड्राइवर को बताया था कि कारखाने के कैंपस में ही मकसूद आलम अपने परिवार के साथ रहता है। उसके अलावा 2 और मजदूर श्याम और श्रीराम भी वहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, उनसे बोरे ले लेना। लेकिन ड्राइवर जब कारखाने पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। बाद में भास्कर और उनके पार्टनर संतोष ने मकसूद, उसकी पत्नी, बच्चों और बाकी 2 मजदूरों की तलाश में आसपास के चक्कर काटे। दोपहर बाद करीब 2 बजे उन्हें एक कुएं में 4 शव तैरते दिखे। उन्होंने फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने एक पुरुष, 2 महिलाओं और लगभग 3 साल के एक बच्चे के शव निकाले। उनकी पहचान मकसूद आलम, उसकी पत्नी निशा, बेटी बुशरा खातून और उसके बेटे बबलू के रूप में हुई। अगले ही दिन पुलिस को उसी कुएं से 5 और शव मिले। 3 से 55 साल तक के इन 9 लोगों के शव मिलने की खबर ने सनसनी फैला दी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि इन लोगों को जहर दिया गया था। शरीर पर बाहरी चोट के निशान भी नहीं थे। पुलिस के पास तब तक केवल यह जानकारी थी कि मकसूद के घर पर 20 मई को उसके बेटे शाहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। उसमें श्याम, श्रीराम और शकील भी मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि इन सभी की मौत 20 मई को रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई को सुबह 5:30 बजे के बीच हुई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में शक की सुई मकसूद की बेटी बुशरा के एक पूर्व प्रेमी की ओर घूमी। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन पता चला कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। गोरीगुंटा गांव के उस कुएं से शव मिले हुए 4 दिन बीत चुके थे और इस बात का कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि कातिल कौन है। तभी एक शख्स वारंगल पुलिस के पास पहुंचा। उसके पास 2 मोबाइल फोन थे। उसका कहना था कि उसे ये फोन सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के पास मिले। वह गोदाम भास्कर के कारखाने से ज्यादा दूर नहीं था। पुलिस को केस का एक सिरा हाथ में आता दिखा। सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक व्यक्ति 20 मई को शाम करीब 6 बजे क्राइम स्पॉट की ओर साइकिल से जाता दिखा और वही व्यक्ति 21 मई को सुबह 6 बजे के आसपास उधर से आता भी दिखा। जांच में यह भी पता चला कि एक फोन मकसूद की पत्नी निशा का था और दूसरा मजदूर श्रीराम का। 25 मई को पुलिस ने साइकिल वाले उस व्यक्ति को 9 लोगों की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया। उसका नाम था संजय कुमार यादव। पुलिस ने बिहार के 30 साल के संजय के कमरे से उसके मोबाइल फोन के अलावा 81 टैबलेट्स भी जब्त की। पूछताछ में संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संजय का कहना था कि 16 से 20 मई के बीच वह उस ओर कई बार गया था और उसी दौरान उसे कारखाने से कुछ दूरी पर कुआं दिखा था। संजय का कहना था कि उसने जन्मदिन वाले दिन खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं। उसका कहना था कि श्रीराम, श्याम और शकील को मारने का उसका पहले से कोई इरादा नहीं था, लेकिन वे उस दिन वहां मौजूद थे, लिहाजा उनके खाने में भी नींद की गोली मिला दी ताकि कोई गवाह न बचे। श्रीराम और श्याम बिहार के रहने वाले थे। शकील त्रिपुरा का था। जब सारे लोग बेहोश हो गए तो संजय ने उन्हें एक एक कर बोरियों में भरा और कुछ फरलांग दूर कुएं में गिरा दिया। वे सारे अभागे लोग कुएं में फेंके जाने तक जिंदा थे। उसके बाद संजय ने मकसूद के घर से सबके मोबाइल फोन उठाए और शकील का पर्स भी अपने पास रख लिया। सुबह करीब 5:30 बजे वह मकसूद के घर से यानी कारखाने के कैंपस से साइकिल से निकला। रास्ते में उसने निशा और श्रीराम के मोबाइल फोन सोनालिका ट्रैक्टर्स के गोदाम के पास फेंक दिए। मकसूद का फोन उसने अपने पास ही रखा। यह पूरा अपराध तो संजय ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बचा हुआ था कि उसने इन 9 लोगों का कत्ल क्यों किया।
इस सवाल का सिरा जुड़ता है उसी साल 6 मार्च की उस ट्रेन यात्रा से। दरअसल संजय ने भी कुछ समय तक मकसूद वाले कारखाने में काम किया था। उसी दौरान मकसूद से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। मकसूद की पत्नी निशा की रिश्तेदार रफीका से संजय की कुछ ज्यादा ही करीबी हो गई। रफीका तलाकशुदा थी। उसके पहले पति से 3 बच्चे थे, इनमें 16 साल की एक बेटी भी थी। रफीका भी उसी कारखाने में काम करती थी और कुछ मजदूरों के लिए खाना भी बनाती थी। रफीका और संजय एक साथ लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद रफीका को शक होने लगा कि संजय उसकी 16 साल की बेटी के बेहद करीब जाने लगा है। 37 साल की रफीका ने तय किया कि वह संजय से शादी कर लेगी। उसने इसके लिए संजय पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन संजय को यह मंजूर नहीं था। उसने रफीका से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। उसने रफीका से कहा कि चलो तुम्हारे माँ बाप से मिल लेते हैं। 6 मार्च को दोनों वारंगल से पश्चिम बंगाल जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में सवार हुए। संजय ने थोड़ी देर बाद उसे छाछ पिलाई। उसमें उसने नींद की गोलियां मिला दी थीं। रफीका के बेहोश होते ही उसने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। ट्रेन जब आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी जिले के ताड़ेपल्लीगुडेम के पास पहुंची तो संजय ने रफीका को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। रेलवे पुलिस को रफीका की डेड बॉडी तो मिली थी, उसने केस भी दर्ज कर लिया था, लेकिन तब रफीका की शिनाख्त नहीं सकी थी। संजय राजमुंद्री में ट्रेन से उतरा और वारंगल लौट आया। उसने रफीका के 3 बच्चों से कहा कि उनकी मां पश्चिम बंगाल में अपने माँ बाप के पास कुछ समय के लिए रुक गई है। लेकिन मकसूद की पत्नी निशा को संजय पर शक हो चुका था। मकसूद और निशा ने पश्चिम बंगाल फोन भी किया। उन्हें पता चला कि रफीका अपने माँ बाप के घर पहुंची ही नहीं थी। इस बीच देश भर में लॉकडाउन लग गया। मकसूद को कई हफ्तों तक संजय दिखा ही नहीं। 15 मई के आसपास जब संजय का पता चला तो मकसूद और निशा ने उसे धमकाया कि वे पुलिस से शिकायत करेंगे। इसके बाद संजय ने खौफनाक साजिश रची। 20 मई को संजय नींद की गोलियां लेकर झूठ मिल पहुंचा। वहां उसने पाया कि मकसूद के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। संजय उसी बीच घर के अंदर गया और दाल में नींद की गोलियां मिला दी। उसके बाद वह पहले फ्लोर पर गया और वहां रहने वाले बिहार के श्रीराम और श्याम के खाने में भी गोलियां मिला दी। मकसूद के घर उस दिन शकील ने भी खाना खाया था और वह भी संजय की साजिश का शिकार बन गया। पुलिस के पास संजय के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले। कत्ल से कुछ दिनों पहले संजय ने नींद की गोलियों के बारे में गूगल सर्च किया था। उसके फोन में नींद की गोली एटोवेन 2 mg के पत्ते का स्क्रीनशॉट भी मिला। पुलिस ने वारंगल के एक मेडिकल स्टोर से पता किया कि संजय ने 16 मई और 18 मई को वहां से एटोवेन के 4 पत्ते खरीदे थे। मरने वालों की विसरा रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनके शरीर में एटोवेन के अंश थे। संजय के फोन में रफीका की 16 साल की बेटी के रेप का वीडियो भी पुलिस को मिला। इन सबूतों के आधार पर वारंगल की जिला अदालत ने संजय को 28 अक्टूबर 2020 को मौत की सजा सुनाई। अदालत में रफीका की बेटी ने बयान दिया कि संजय उसके साथ रेप करता था। जांच में उसे गर्भवती पाया गया। संजय के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। संजय के खिलाफ अभी रेप और रफीका की हत्या के मामलों की जांच चल रही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में अपने राय जरूर दें।